हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी की स्टार्टिंग आर्टिक के एक वीराने से होती है, जहाँ हम एक जहाज को बर्फ के बीचों बीच फंसा हुआ देखते हैं। वहाँ पर कुछ लोग आकर के उस जहाज पर छानबीन करने लगते हैं। वे लोग जहाज के अंदर जाकर के उसकी छानबीन करते हैं। तभी उन्हें उस जहाज के अंदर कैप्टन अमेरिका का शील्ड मिलता है, जिसे देखकर के वे हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये शील्ड यहाँ पर आई कैसे। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है और हमें मार्च 1942 के नॉर्वे के टॉन्सबर्ग शहर को दिखाया जाता है, जिसे हमने थॉर मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था। वहाँ पर हम कुछ जर्मन सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अपने लीडर के कहने पर टेसरेक्ट को ढूंढ रहे होते हैं। जब कोई भी उस टेसरेक्ट को ढूंढ नहीं पाता है तो आर्मी का लीडर रेड स्कल एक चर्च के पादरी से मिलने जाता है। वहाँ पर उसे एक फेक टेसरेक्ट मिलता है, जिसे उठाते ही वो समझ जाता है कि ये असली नहीं है और वो पादरी से पूछता है कि वो चीज कहाँ है जिसकी मुझे तलाश है। पादरी उससे कहता है कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, उस चीज को सिर्फ भगवान ही हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं में इतनी ज्यादा पावर को बर्दाश्त करने की ताकत है। रेड स्कल पादरी की बात नहीं मानता है और वो बड़ी ही चालाकी से उस टेसरेक्ट को ढूंढ निकालता है, जो कि एक दीवार के पीछे छिपा हुआ होता है। दोस्तों, टेसरेक्ट को कॉस्मिक क्यूब भी कहा जाता है, जो ओडिन के खजाने का बेशकीमती रत्न था। और अब ये टेसरेक्ट रेड स्कल के हाथों आ जाती है। वो इसे लेकर के वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है, यानी 1943 की। यहाँ पर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर स्टीव रॉजर को देखते हैं, जो आगे चलकर कैप्टन अमेरिका बनने वाले हैं। वे वर्ल्ड वॉर 2 के समय सेना में शामिल होने के लिए काफी ट्राई करते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें दमा, अस्थमा और साथ ही काफी सारी हेल्थ इश्यूज थे। वे बहुत बार अलग अलग जगहों से सेना में शामिल होने के लिए ट्राई करते हैं, पर हर बार वे फेल हो जाते हैं। अब स्टीव एक ऑफिसर से मिलता है जो कि उसका काफी अच्छा दोस्त होता है। उसका नाम बकी वंस होता है। वो उससे कहता है कि आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देख करके तुम काफी खुश हो जाओगे। एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें तुम्हें फ्यूचर की हर चीजें देखने को मिलती है। अब रात के समय वे दोनों वहाँ पर जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात हावर्ड स्टार्क से होती है। वहाँ स्टीव सेना की तस्वीरों को देखकर के ये सोचता है कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी इस देश के लिए कुछ कर पाऊंगा। लेकिन तभी बकी पीछे से आकर के कहता है कि तुम्हारा ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ इश्यूज के कारण तुम अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सकते। स्टीव उसकी बातों से दुखी होते हुए कहता है कि मैं इस देश का वासी हूँ और मैं अपने देश के लिए मर मिटने को भी तैयार हूँ। उसकी ये सारी बातें पीछे से डॉक्टर एंगस्ट्रॉम सुन लेते हैं। वही फेस्टिवल में सेनाओं की भर्ती के भी फॉर्म भरे जा रहे होते हैं। स्टीव को जैसे इस बारे में पता चलता है, वो तुरंत फॉर्म भरने के लिए चला जाता है। लेकिन वहाँ के लोग उसके फॉर्म को देख करके समझ जाते हैं कि स्टीव झूठ बोल रहा है और उसने कई बार पहले भी ट्राई कर लिया है, पर हर बार वो फेल हो चुका है। लेकिन इस बार डॉक्टर एंगस्ट्रॉम भी वहाँ पर होते हैं। वे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट होते हैं। अब चूंकि उन्होंने स्टीव की सारी बातें सुन ली थी, तो वे खुद उसके फेल होने का रीजन जानना चाहते थे। डॉक्टर एंगस्ट्रॉम स्टीव के पास जाकर के उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कहाँ से। पहले तो स्टीव उनसे झूठ कह देता है और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब स्टीव उसे सच कहता है कि हाँ, मैं ब्रुकलिन से हूँ। डॉक्टर उसकी बात सुन करके उसे सेना में शामिल होने का मौका दे देते हैं और उसकी फॉर्म में A1 लिखते हैं, यानी फर्स्ट एवेंजर कैप्टन अमेरिका। अब यहाँ से स्टीव की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ का मैन कमांडर चेस्टर फिलिप और पैगी कार्टर होते हैं। उन्हें एक खास एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो काफी फुर्तीला, तेज दिमाग वाला और कई ज्यादा ताकतवर हो। डॉक्टर एंगस्ट्रॉम इसके लिए उन्हें स्टीव से मिलवाते हैं, जिसे देखकर के चेस्टर फिलिप बिल्कुल से ना बोल देते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा दुबला पतला होता है और उन्हें किसी बहादुर इंसान की जरूरत थी। और वे उन सभी का एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। वे उस जगह पर एक बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसे देखकर के सभी सैनिक वहां से भाग जाते हैं, पर स्टीव उस बॉम्ब के ऊपर कूद जाता है। वो सभी की जान बचाने के लिए खुद की जान कुर्बान करने तक को तैयार हो जाता है, जिसे देखकर के फिलिप समझ जाते हैं कि डॉक्टर ने स्टीव को ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों चुना है। वही दूसरी ओर हम यूरोप में रेड स्कल को देखते हैं, जो कि अपने साइंटिस्ट के साथ मिलकर टेसरेक्ट की शक्तियों पर कुछ काम कर रहे होते हैं। वे चाहते थे कि वे टेसरेक्ट की मदद से एक ऐसा एनर्जी सोर्स बनाए जो उनके जंगी जहाजों को इतना पावर दे सके कि वे किसी भी जंग में जाए तो 5 से 6 दिनों तक उनकी बैटरी खत्म ना हो और वे जिस भी जंग में जाए वहां से जीत कर ही वापस आए, जो उस टेसरेक्ट से काफी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाकी सभी टैंकर्स में उस एनर्जी को ट्रांसमिट कर सके।
तो वही अगली सुबह स्टीव पैगी कार्टर के साथ अपने शहर ब्रुकलिन जाता है, जहाँ पर डॉक्टर एंगस्ट्रॉम की वो मशीन थी जो किसी भी इंसान को एक सुपर सोल्जर बनाने का काम करते थे, और इस मशीन को बनाया गया था हावर्ड स्टार्क की तरफ से। साथ ही इस मशीन में जो सीरम यूज होने वाला था उसे एंगस्ट्रॉम द्वारा बनाया गया था। वे स्टीव पर अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही मशीन 70% पे पहुंचती है, मशीन धीरे धीरे खराब होने लगती है और उससे चिंगारी निकलने लगती है। काफी सारे शॉर्ट सर्किट भी होने लगते हैं, जिससे घबराकर डॉक्टर इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर देने को कहते हैं। पर मशीन के अंदर से स्टीव कहता है कि नहीं, इसे पूरा 100% कर दो, मैं इसे झेल सकता हूँ। और तभी हावर्ड स्टार्क मशीन को पूरे 100% कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि स्टीव सुपर सोल्जर सीरम की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल और चेंज भी हो जाता है। उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत आ जाती है और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका का जन्म भी होता है। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद सब स्टीव को देख करके चौंक जाते हैं, पर तभी एक सीक्रेट एजेंट डॉक्टर एंगस्ट्रॉम को गोली मार करके उसका सीरम लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। स्टीव डॉक्टर से कहता है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा और वो सीरम भी वापस ले आऊंगा। वो उस जासूस का पीछा करने लगता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद वो उस जासूस को पकड़ तो लेता है, मगर वो जासूस इसी दौरान एक साइनाइड की गोली खा लेता है और जय हाइड्रा कहकर मर जाता है। वहीं पर डॉक्टर एंगस्ट्रॉम के मरने और सुपर सीरम के खत्म हो जाने की वजह से पूरी यूएस गवर्नमेंट ये डिसाइड करते हैं कि वे अब सुपर सीरम नहीं बनाएंगे और जो हमारे पास है यानी स्टीव, उसे वे एज अ कैप्टन अमेरिका बनाकर सभी देशों के जवानों में जुनून भरने का काम करेंगे। वैसे ही शो के दौरान 1943 में स्टीव को ये पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बार्न्स रेड स्कल के कब्जे में है, क्योंकि उसने रेड स्कल और उसकी टीम के खिलाफ एक कैंपेन चलाई थी जिसमें वो खुद पकड़ा गया। ये सुनने के बाद स्टीव अपने दोस्त और बाकी फंसे हुए सोल्जर को बचाने जाने की तैयारी करने लगता है। वो हावर्ड स्टार्क की मदद से किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाता है। वहाँ जाते ही उस पर फायरिंग होना शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो वहाँ पर पहुँच ही जाता है। अंदर जाकर के वो देखता है कि उसका दोस्त एक स्ट्रक्चर से बंधा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा घबराया भी होता है। स्टीव उसे वहाँ से निकालता है। बकी स्टीव को देख करके कहता है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो गए हो और स्ट्रॉन्ग भी। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर के बहुत खुश होते हैं और जैसे ही वे वहाँ से निकलने लगते हैं, वहाँ पर ब्लास्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। स्टीव किसी तरह अपने दोस्त को लेकर के वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात रेड स्कल से हो जाता है और यहीं पर हमें रेड स्कल का असली चेहरा देखने को मिलता है। उसकी पूरी बॉडी रेड होती है। स्टीव रेड स्कल को देख करके काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन उस वक्त रेड स्कल अपने साइंटिस्ट के साथ वहाँ से भाग जाता है और कैप्टन अमेरिका वहाँ पर फंसे हुए सभी लोगों को बचाकर वापस लौट आता है। स्टीव के इस काम से आर्मी की पूरी टीम काफी खुश हो जाते हैं और उसके स्वागत में एक शानदार पार्टी भी रखी जाती है। उस पार्टी में स्टीव सभी सोल्जर्स से कहता है कि जब मैं अपने दोस्त को बचाने गया था तो वहाँ पर मैंने एक मैप देखा था जिसमें रेड स्कल ने कुछ देशों के फ्लैग बनाए हुए थे, जिसका मतलब ये है कि वो हमारे बाद इन देशों पर अटैक करने वाला है और हमें उसके अटैक करने से पहले ही उसके बेस को नष्ट कर देना चाहिए। फिर वो सभी सैनिकों को मिलाकर एक टीम तैयार करता है जो कि रेड स्कल को पूरी तरह से तबाह कर दे। उसी वक्त वहाँ पर हावर्ड स्टार्क भी आ जाते हैं। स्टीव उससे कहता है कि हम एक नए मिशन पर जाने वाले हैं, तो क्या तुम मेरे लिए एक सुरक्षित हथियार बना सकते हो? तब स्टार्क उससे कहता है कि मैंने कई बार तुम्हें एक कवच के साथ लड़ते हुए देखा है और तुम उसे काफी अच्छे तरीके से यूज भी कर लेते हो, तो क्यों न मैं तुम्हें एक कवच ही दे दूं? मेरे पास यहाँ पर 4 से 5 कवच है, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। तभी स्टीव की नजर उस शील्ड पर पड़ती है जो आगे चल करके उसका हथियार बनता है। अब कैप्टन अमेरिका अपनी पूरी टीम को लेकर के ट्रेन की ओर बढ़ता है, जिसमें रेड स्कल का साइंटिस्ट अरविंद जोला होता है। वे लोग उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर आए होते हैं, पर इसी दौरान स्टीव का खास दोस्त बकी बार्न्स उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और काफी खाई होने की वजह से वो अपने दोस्त को खो देता है। और जब रेड स्कल का साइंटिस्ट उनके कब्जे में होता है तो उन्हें उसके जरिए ये पता चल जाता है कि उसने और उसके साथ रेड स्कल ने मिल करके कई सारे देशों पर बड़े बड़े बम गिराने का डिसाइड किया है। इस बात का पता जैसे ही कैप्टन अमेरिका को होता है तो वो अपनी पूरी टीम के साथ उसके सारे डेटाबेस को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच जाता है। रेड स्कल को जैसे ही इस बात का पता चलता है वो तुरंत एक प्लेन में बैठ करके वहाँ से भाग रहा होता है, पर कैप्टन अमेरिका चेस्टर फिलिप्स और पैगी कार्टर के साथ एक कार की मदद से उस प्लेन तक पहुंच जाता है
और प्लेन के अंदर चला जाता है, लेकिन तभी रेड स्कल पीछे से उस पर हमला कर देता है। उसके हाथ में एक लेजर गन होता है जिससे कि वो उसे शूट करने लगता है, पर कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड की मदद से उसके हर बार को रोक देता है। यहाँ दोनों के बीच काफी शानदार फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे पर हावी होने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच वहाँ पर कैप्टन अमेरिका अपना शील्ड फेंक कर रेड स्कल पर वार करता है, जिसकी वजह से वो उस मशीन से टकरा जाता है जो कि कॉस्मिक क्यूब को काबू कर रहा था। मशीन से टकराने की वजह से कॉस्मिक क्यूब वहाँ से नीचे गिरने वाली होती है, पर तभी रेड स्कल उस कॉस्मिक क्यूब को उठा लेता है, पर उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो उसे काबू नहीं कर पाता और थोड़ी ही देर बाद रेड स्कल अचानक से गायब हो जाता है। शायद वो इस एनर्जी को वाकई में बर्दाश्त नहीं कर सका और कॉस्मिक क्यूब जब प्लेन पर गिरता है तो वो वहाँ के रूट्स को पिघलाते हुए प्लेन से नीचे गिर जाता है। अब पूरे प्लेन में कैप्टन अमेरिका अकेला ही बचता है। वो उस प्लेन के चारों ओर मिसाइल्स देखता है जो कि न्यूयॉर्क, मैक्सिको जैसे कई सारे देशों में फेंके जाने वाले थे, जिसे देखकर के कैप्टन अमेरिका उस प्लेन को क्रैश करवाने की सोचता है ताकि किसी की जान न जाए। वो पैगी को कॉल करके कहता है कि इस प्लेन के अंदर कई सारे बड़े बड़े मिसाइल्स हैं जो पूरी यूएसए को तबाह कर सकती है, इसलिए मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे इस प्लेन को आर्टिक के किसी वीराने में क्रैश करवाना होगा। इसी के साथ वो प्लेन क्रैश हो जाती है। कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क को समुद्र के अंदर टेसरेक्ट यानी कॉस्मिक क्यूब मिल जाता है। तब स्टार्क अपनी पूरी टीम से कहता है कि अगर टेसरेक्ट मिला है तो कैप्टन अमेरिका भी जरूर मिल जाएगा, और जब उन्हें कैप्टन अमेरिका मिल जाता है तो वे उसे अपनी शील्ड फैसिलिटी में ले जाते हैं। स्टीव को कुछ पता न चल सके इसलिए वे उसके आसपास के माहौल को 1943 का ही बना देते हैं। स्टीव को जैसे ही होश आता है तो वो अपने पास के रेडियो से पुराने मैच की कमेंट्री सुनता है, जिसे सुनकर के स्टीव को ये याद आता है कि ये मैच तो वही है जिसके अंदर वो खुद बैठा हुआ था, तो आखिर मैं इसे यहाँ बैठे किस तरीके से सुन रहा हूँ। तभी उसे ये पता चलता है कि ये सब तो बस एक चाल है और वो वहाँ से निकलकर भागने लगता है। भागते हुए वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पहुँचता है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी की एंट्री होती है। वो उससे कहता है कि तुम 70 सालों से बेहोश थे। हमने सोचा था कि हम तुम्हें सारी बातें धीरे धीरे बताएंगे, मगर तुम तो काफी ज्यादा होशियार निकले और जल्दी समझ गए। इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी जो कि स्टीव से मिलता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सीक्रेट मिशन है, और इसी के साथ ये मूवी कम्प्लीटली एंड हो जाती है। तो गाइस, आई होप ये वीडियो की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।